नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नविंदर संधू। आज हम देख रहे हैं शिवाजी का जो प्रशासन है, या हम देखेंगे मराठा प्रशासन है। शिवाजी के बारे में हमने पढ़ लिया है और आगे हम देखेंगे मराठा प्रशासन या शिवाजी का प्रशासन। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे जो मराठा प्रशासन में राज्य कैसे होता था, शासन कैसे चलता था। हम यहाँ पर देखेंगे जो मराठा प्रशासन है, मराठा प्रशासन में क्या होता था, जो राजा का पद होता था, क्या होता था, राजा होता था। वो क्या होता था, निरंकुश व स्वेच्छाचारी होता था। निरंकुश वह क्या होता था, स्वेच्छाचारी, स्वेच्छाचारी और लोकहितकारी, लोकहितकारी होता था। फिर हम देखेंगे मराठा प्रशासन में जो राजा है, राजा छत्रपति कहलाता था, यानी छत्रपति की उपाधि धारण करता था। किसकी? छत्रपति कहलाता था, छत्रपति की उपाधि धारण करता था जो शासक होता था। मराठा प्रशासन में जो राजा होता था, कौन होता था? जो राजा होता था। राजा के पद की बात कर रहे हैं। और राजा की सहायता के लिए, या हम कहेंगे छत्रपति की सहायता के लिए, एक मंत्रियों का समूह होता था, जिसे क्या कहते थे, अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें 8 मंत्रियों का एक समूह होता था। कितने? 8 मंत्रियों का एक समूह, मंत्रियों का एक समूह होता था जो अष्टप्रधान होती थी। और यह अष्टप्रधान जो है, यह मंत्रिमंडल नहीं था। क्या नहीं था? मंत्रिमंडल नहीं था। नोट लगा के लिखना है इसे। जो अष्टप्रधान है, 8 मंत्रियों का समूह था, यह मंत्रिमंडल नहीं था। और इसके द्वारा हम देखेंगे जो अष्टप्रधान है, इसके द्वारा जो राजा है, राजा को सलाह दी जाती थी। क्या दी जाती थी? सलाह दी जाती थी, सलाह दी जाती थी। लेकिन ये जो राजा है, इस सलाह को, या छत्रपति है शिवाजी से शासक, इस सलाह को क्या थे, सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं थे। सलाह को मानने के लिए या परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं थे, बाध्य नहीं थे। यानी जरूरी नहीं है ये जो अष्टप्रधान छत्रपति को, जो राजा को सलाह देगा, उसको माने। तो अष्टप्रधान में क्या होते थे? 8 मंत्री होते थे। यह किसके लिए, किसके प्रति? एक दूसरे के प्रति नहीं, यह राजा के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। जिस नियम को वह लागू करता था वही माना जाता था। यह केवल जो छत्रपति है उसे सलाह मात्र दे सकते थे, अपना परामर्श दे सकते थे। इनकी मर्जी यहाँ पर नहीं चलती थी। तो यह था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान में हम देखेंगे क्या था, 8 मंत्री थे या 8 लोग थे। यहाँ पर हम देखेंगे जो अष्टप्रधान है, जैसे पेशवा होता था, मजमूदार होता था, शुरूनवीस होता था, पंडित राव होता था, इस प्रकार से थी। सबसे पहले हम देखेंगे जो अष्टप्रधान है उसमें पेशवा का पद। पेशवा, पेशवा कौन होता था? आगे चलकर हम देखते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में हमें पढ़ने को मिलता है जो पेशवा का पद है आगे चलकर महत्वपूर्ण हो जाता है। राजा के बाद या शासक के बाद सबसे जो बड़ा पद होता था वो पेशवा का होता था। पेशवा क्या होता था? प्रधानमंत्री होता था। क्या था? पीएम था, प्रधानमंत्री होता था। राजा के बाद हम देखेंगे जो राजा है, राजा के बाद या राजा की अनुपस्थिति में सभी कार्यों की, जो राज्य के कार्य होते थे उनकी देखभाल करता था। राज्य के कार्यों की देखभाल करने की जिम्मेदारी है, कि जिम्मेदारी जो है वो किसकी होती थी? किसकी होती थी जिम्मेदारी? पेशवा की होती थी। आगे चलकर हम देखेंगे जैसे ही जो छत्रपति का पद है कमज़ोर हो जाता है, शासक का पद मराठा प्रशासन में कमज़ोर होता है, तो जो कर्ता धर्ता है प्रशासन में या राज्य में, स्वराज्य में, मराठा स्वराज्य में, वो कौन हो गए थे?
पेशवा हो गए थे। तो हम देखेंगे छत्रपति की अनुपस्थिति में या गैर मौजूदगी में जितने भी राज्य के कार्य हैं वो किसके द्वारा किए जाते थे? पेशवा के द्वारा ही किए जाते थे, जो मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री होता था। इसके बाद हम देखेंगे जो अगला पद है अमात्य या मजमूदार का। यह क्या होता था? यह वर्तमान हम देखें तो वित्त मंत्री के समान होता था, हम कह सकते हैं वित्त मंत्री था। जो राज्य की आय व्यय होता था, राज्य का आय या व्यय संबंधी कार्य होते थे, संबंधी जो कार्य हैं, कार्यों की देखभाल कौन करता? कार्यों की देखभाल करने वाला जो मंत्री है वो क्या कहलाता था? अमात्य या हम कहेंगे मजमूदार कहलाता था। मुख्य रूप से देखें तो यह क्या होता था? वित्त मंत्री होता था। अमात्य या मजमूदार वित्त मंत्री होता था। इसके बाद हम देखेंगे मंत्री अथवा वाक्यान्वीस गुप्त विभाग का प्रधान होता था। किसका? जो गुप्त विभाग है उसका क्या होता था? प्रधान होता था। और इसके द्वारा जितने भी राजकीय कार्य हैं उनको लिपिबद्ध किया जाता था। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे वाक्यान्वीस है, जो प्रमुख रूप से देखेंगे गुप्त विभाग का प्रधान होता था, जासूसी का कार्य करता था। यहाँ पर एक इतिहासकार लिखते हैं जो शिवाजी है, शिवाजी के समय सबसे ज़्यादा जो पैसा है, सबसे ज़्यादा धन किसको दिया जाता था? जो गुप्तचर होते थे, ताकि शिवाजी को जो उनके राज्य की सभी सूचनाएं हैं देते रहें तथा उनमें वह मजबूती लाता जाए, प्रशासन में सदृढ़ता लाता जाए। इस प्रकार से हम देखेंगे जो गुप्त विभाग है शिवाजी के प्रशासन में महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे यहाँ पर सचिव या शुरूनवीस। यह क्या करता था? जो राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य, पत्र व्यवहार का जो कार्य है वो किसके द्वारा होता था? सचिव या शुरूनवीस के बाद होता था। इसके बाद हम देखेंगे अगला सुमंत या दबीर। इसका कार्य क्या होता था? यह जो विदेशी विभाग से संबंधित कार्य होते थे उनकी देखरेख करता था। सुमंत या दबीर की जिम्मेदारी होती थी जो विदेश नीति से संबंधित कार्य हैं। क्या है? जो विदेश नीति से संबंधित कार्य हैं, नीति से संबंधित कार्य हैं, उनकी देखरेख का जिम्मा, उनकी देखरेख है किसके द्वारा की जाती थी? तो उनकी देखरेख किसके द्वारा की जाती थी? सुमंत या दबीर। जो विदेश मंत्री है, एक प्रकार से कहेंगे जो विदेश मंत्री है उसका नाम जो है इसके प्रशासन में क्या रहता था? अष्टप्रधान में सुमंत या दबीर होता था, वो विदेश संबंधी कार्यों को देखता था। फिर हम देखेंगे इसके बाद एक अन्य पद है, नंबर 6 पे देखें सर ए नौबत। इसका कार्य क्या होता था? इसमें हम देखेंगे यह सैन्य विभाग का प्रधान होता था। क्या होता था? सैन्य विभाग का प्रधान होता था। सेना से संबंधित हम देखेंगे डिसिप्लिन की बात करें, अनुशासन की बात करें या सेना की देखभाल का जो जिम्मा है किसका होता था? किसका होता था? सर ए नौबत का होता था। फिर हम देखेंगे एक होता था 7वें नंबर पे देखें पंडित राव। क्या था? पंडित राव धार्मिक कार्यों से संबंधित, यहाँ पर हम देखेंगे जितने भी धार्मिक कार्य होते थे, यहाँ पर देखेंगे जो पंडित राव के क्या कार्य होते थे? धार्मिक व अनुदान से संबंधित जितने भी कार्य होते थे, संबंधित जितने भी भी कार्य थे वो कौन करता था? किसके द्वारा किए जाते थे? पंडित राव के द्वारा किए जाते थे। इसके बाद है न्यायाधीश की बात करेंगे, नंबर 8 पे है। कौन है? न्यायाधीश। राजा के बाद हम देखेंगे जो राजा है या हम देखेंगे यहाँ पर मराठा प्रशासन में छत्रपति है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश है जो वो कौन था?
जो यह न्यायाधीश है, न्याय के कार्य सलटता था। यहाँ पर हम देखेंगे अष्टप्रधान के बारे में हमने पढ़ लिया है। यहाँ हम देखेंगे एक तो पंडित राव है, कौन सा है, 2 पद हैं यहाँ पर, एक तो पंडित राव, दूसरा है न्यायाधीश, कौन सा है, न्यायाधीश का पद है। ये जो दोनों पद हैं, इनके अलावा जो 6 मंत्री हैं इनके, ये दोनों सैनिक कार्यों से मुक्त होते थे। जो सैनिक सेवा है, सैनिक सेवा से मुक्त रहते थे। अन्य जो 6 मंत्री हैं उन्हें अपने असैनिक कार्यों के अलावा, जो 6 मंत्री हैं उन्हें अपने असैनिक कार्यों के अलावा सैनिक सेवाओं में भी जरूरत पड़ने पर सैनिक सेवाएं भी देनी पड़ती थी। यानी जो पंडित राव न्यायाधीश हैं, इनको छोड़कर 6 हैं जो, उन्हें क्या होता था, सैनिक कार्य भी करने पड़ते थे, लेकिन यह सैनिक सेवा से मुक्त होते थे। फिर हम देखेंगे जो राजा है या छत्रपति है, राजा क्या होता था, जो राजा है यह अंतिम न्यायाधीश था, या हम कहेंगे मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्याय का कार्य है इसी के द्वारा किया जाता था, इससे बड़ी कोई न्यायपालिका नहीं थी। दूसरा हम देखेंगे सेनापति भी स्वयं कौन होता था, छत्रपति होता था। सेनापति या मुख्य सेनापति का जो कार्य है किसके द्वारा होता था मराठा प्रशासन में, छत्रपति के द्वारा और राजा के द्वारा। इसको फिर से देख लेंगे हम। इसमें हम देखेंगे जो मराठा प्रशासन है शिवाजी के समय, उसकी जानकारी लेंगे हम। यहाँ पर मराठा प्रशासन कैसा था, निरंकुश, स्वेच्छाचारी व लोकहितकारी था, प्रजा का ख्याल रखा जाता था। जो राजा होता था मराठा साम्राज्य में क्या कहलाता था, छत्रपति, छत्रपति कहलाता था। और इस छत्रपति की सहायता के लिए क्या होता था, एक अष्टप्रधान होती थी। क्या होता था, अष्टप्रधान होता था, जो 8 मंत्रियों का समूह था। क्या था, 8 मंत्रियों का एक समूह था। यह क्या था, एक मंत्रिमंडल नहीं था। नोट लगा के लिखना है, जो मंत्रिमंडल है नहीं था। अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का समूह था, मंत्रिमंडल नहीं था। और इसके द्वारा राजा को परामर्श दिया जाता था, केवल परामर्श दे सकता था, न कि राजा को बाध्य कर सके। जो छत्रपति है उसे बाध्य नहीं कर सकता था। इसके बाद हम देखेंगे जो राजा है, राजा क्या होता था, इसका प्रधान होता था सेनापति, प्रधान सेनापति, और मुख्य न्यायाधीश का कार्य भी राजा ही देखता था। फिर उसके बाद देखेंगे हम अष्टप्रधान है, जो अष्टप्रधान में 8 मंत्री होते थे, 8 प्रमुख होते थे। उनमें हम सबसे पहले और सबसे प्रमुख पद है जो किसका था, पेशवा का था। राजा के बाद सबसे शक्तिशाली जो व्यक्ति था, सबसे शक्तिशाली जो व्यक्ति था जिसके हाथ में पावर थी, वो कौन था, पेशवा था, जो एक पीएम का पद था। और राजा की अनुपस्थिति में या राजा की गैर मौजूदगी में हम देखेंगे, राजा की गैर मौजूदगी में जितने भी राज्य के कार्य होते थे, प्रशासन से संबंधित कार्य होते थे, उनकी जिम्मेदारी किस पर होती थी, पेशवा पर होती थी। अब हम देखेंगे जो छत्रपति है, जब राजा का पद जब कमज़ोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, तो उस समय क्या हो जाते हैं, ये जो पेशवा हैं ये हावी हो जाते हैं और सारी सत्ता की बागडोर है अष्टप्रधान के प्रथम जो व्यक्ति हैं पेशवा, इन्हीं पेशवा के हाथों में आ जाती है। यानी जो सारी शक्ति है वो पेशवा में केंद्रित हो जाती है। फिर हम देखेंगे अगला पद है अमात्याजा मजमूदार का। अमात्याजा मजमूदार, यह क्या होता था, मराठा साम्राज्य में वित्त मंत्री का पद होता था। राज्य की आय व्यय से संबंधित जितने भी कार्य होते थे उनकी देखभाल कौन करता था, अमात्याजा मजमूदार। सीधा हम देखेंगे यह कौन था, वित्त मंत्री था। उसके बाद देखें तो अगला पद है वाक्यान्वेष का। यह गुप्तचर विभाग का प्रधान था। किसका, गुप्तचर विभाग का प्रधान रहता है वाक्यान्वेष, ठीक है। और राज्य के दैनिक गतिविधियां हैं, जो दैनिक गतिविधियों को लिखित रूप में रखता था, उनको लिपिबद्ध करने का कार्य है जो वाक्यान्वेष का था। वाक्यान्वेष यानी गुप्तचर विभाग का प्रधान रहता है। फिर है उसके बाद सचिव या शुरूनवीस। कौन सा पद है, सचिव
या शुरुनवीस के मराठा स्वराज्य में क्या कार्य थे, कौन से कार्य करता था, किन कार्यों को करता था। उसमें हम देखेंगे जो राजकीय पत्र व्यवहार के कार्य हैं, जो राज्य से संबंधित राजकीय पत्र व्यवहार के कार्य हैं, वो कौन करता था, शुरुनवीस करता था। इनमें हम देखेंगे एक तो शुरुनवीस का जो पद है महत्वपूर्ण है, दूसरा हम पहले देखा है वित्त मंत्री का, अमात्याजा मजमूदार का, तीसरा सुमंत या दबीर जो है। अब देखेंगे सुमंत या दबीर है, सुमंत या दबीर के क्या कार्य थे। इनके कार्य थे विदेश नीति बनाना। जो विदेश मंत्री होता था वो दबीर कहलाता था या सुमंत कहलाता था। विदेश नीति से संबंधित मंत्रणा करता था, विदेश नीति से संबंधित जितने भी कार्य थे वो दबीर नामक मंत्री देखता था। उसके बाद है अगला सर ए नौबत। सर ए नौबत का जो पद है यह क्या था, सैन्य विभाग का प्रधान था। सैन्य विभाग से संबंधित जितने भी कार्य होते थे उनकी देखभाल ये करता था। सेना में अनुशासन बनाए रखना, डिसिप्लिन बनाए रखने का जो जिम्मेदारी है वो इसकी थी। अगला पद है महत्वपूर्ण है पंडित राव। पंडित राव जो है धर्म से संबंधित व्यक्ति था, धार्मिक व अनुदान से संबंधित कार्यों की देखरेख करता था। जिस प्रकार से मुगल काल में सदर उस सदूर का पद था। फिर आठवां है न्यायाधीश। राजा के बाद न्याय का कार्य किसके हाथ में था, मुख्य न्यायाधीश का, इस न्यायाधीश के हाथ में रहता है। और हम यहां पर देखेंगे अष्टप्रधान में जो पंडित राव है, दूसरा न्यायाधीश है, ये दोनों सैनिक सेवा से मुक्त थे। किसे, सैनिक सेवा से मुक्त थे। बाकी जो 6 के मंत्री हैं उन्हें असैनिक कार्यों के अलावा सैनिक सेवाएं देनी पड़ती थी। इस प्रकार से जो प्रशासन है इनका, और राजा अंतिम मुख्य न्यायाधीश भी था और सेना का प्रधान व प्रधान सेनापति का कार्य है इनके द्वारा, छत्रपति के द्वारा किया जाता था, जो छत्रपति रहता था। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो शिवाजी का स्वराज्य है। शिवाजी का स्वराज्य है, यह प्रांतों में विभक्त था। किसमें, प्रांतों में बटा हुआ था, बटा हुआ था। मुख्य रूप से हम देखेंगे प्रांतों की संख्या कितनी थी, संख्या 4 थी। उसके बाद हम देखेंगे जो प्रांत है, प्रांत जो है वो किसमें बटे हुए थे, परगना, या हम कहेंगे परगना व तालुका में। इनके जो विभाजन होता था परगना व तालुका में। उसके बाद देखेंगे परगना और तालुका के बाद मौजा व तरफ, मौजा व तरफ में विभक्त होते थे। इनके मुखियों की बात करें हम, जो प्रांत है, प्रांत का मुखिया हम देखेंगे कौन होता था। इसके मुखिया की बात करें तो था सूबेदार। परगना का मामलातदार, मामलातदार जो है इनके मुखिए होते थे। उसके बाद हम देखेंगे इनकी जो सेना है, किनकी, शिवाजी के स्वराज्य की सेना। यहां पर हम देखेंगे इनकी सेना में क्या होता था, सेना है, सेना घुड़सवार भी होती थी, घुड़सवार सेना, और दूसरा हम देखेंगे पैदल सेना, पैदल सेना भी थी। जो घुड़सवार सेना है इसे पागा कहा जाता था और पैदल सेना को पाइका। जो पैदल सेना है इसे पाइका कहा गया है। और घुड़सवार सेना भी हम देखें, कौन सी सेना, जो घुड़सवार सेना है, घुड़सवार सेना में हम देखेंगे इसे 2 भागों में बांटा गया। कितने, 2 भागों में, जैसा हमने मुगल काल में देखा था, बरगीर और दूसरा सिलेधार भाग था। इनमें अंतर क्या था, यहां पर हम देखेंगे जो बरगीर है, कौन सा, बरगीर का पद है, बरगीर जो है, इसमें जो सैनिक होता था, क्या होता था, सैनिक होता था। सैनिक को घोड़े व शस्त्र, अस्त्र, क्या हो, जो घोड़ा है, घोड़े व
जो शस्त्र है या अस्त्र है वो किसके द्वारा दिए जाते थे? राज्य की ओर से या राज्य के द्वारा दिए जाते थे। फिर दूसरा जो सिलेदार का है, यहाँ पर हम देखेंगे जो सिलेदार है, सिलेदार को सैनिक को क्या होता था? सैनिक को जो घोड़ा, हम देखेंगे जो घोड़ा है, घोड़े व अस्त्र, घोड़े व अस्त्र की जो व्यवस्था है, व्यवस्था किसके द्वारा की जाती थी? स्वयं के द्वारा की जाती थी, स्वयं के द्वारा की जाती थी। बरगीर में और सिलेदर में यह अंतर होता था। ये दो भाग होते थे घुड़सवार सेना के अंतर्गत। यहाँ पर हमने पहले देखा जो सर-ए-नौबत का पद है, यह क्या होता था? सर-ए-नौबत का जो पद है, यहाँ पर हम देखेंगे संपूर्ण घुड़सवार सेना का प्रधान होता था। क्या होता था? संपूर्ण घुड़सवार सेना का प्रधान। घुड़सवार जो सेना है, सेना का जो प्रधान है वो क्या कहलाता था? सर-ए-नौबत कहलाता था। जो मराठा सैन्य व्यवस्था है, क्या है? मराठा सैन्य व्यवस्था है, या हम देखेंगे सैनिक व्यवस्था है। इसमें क्या होता था? जो किले होते थे, जो किले होते थे, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। और किले की सुरक्षा के लिए हम देखेंगे 3 पद होते थे। कौन कौन से? यहाँ पर हम देखेंगे हवलदार का पद होता था। कौन सा? हवलदार। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा यहाँ पर देखेंगे सर-ए-नौबत, सर-ए-नौबत। तीसरा सब नवीस, सब नवीस हवलदार। ये 3 पद होते थे किले की सुरक्षा के लिए। अब ये दोनों पद जो होते थे ये किसको सौंपे जाते थे? मराठा होते थे। इनका जो अधिकारी ये जो है ये कौन होते थे? मराठा होते थे। लेकिन सब नवीस हवलदार है जो, यह ब्राह्मण होता था। कौन होता था? ब्राह्मण को यह पद दिया जाता था। फिर हम देखेंगे जल सेना के बारे में देखेंगे। जो जल सेना है, जल सेना है, मराठों को द्वारा जब हम देखेंगे कोंकण तट की विजय कर ली जाती है, जो जल सेना में देखें जो मराठे हैं, मराठों के द्वारा जब कोंकण को, जो कोंकण तट है, इसे विजित कर लिया जाता है, विजित कर लिया जाता है। कोंकण तट हम देखेंगे यह भारत का जो क्षेत्र है, यहाँ पर था कोंकण का जो तट है, कौन सा? कोंकण का, इसे विजित कर लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? शिवाजी के द्वारा अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, या हम देखेंगे जंजीरा के अबिसिनियाई, जो जंजीरा के अबिसिनियाई होते थे, अबिसिनियाई सिद्धियों से, सिद्धियों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए क्या किया जाता था? सुरक्षा के लिए जल सेना की व्यवस्था की जाती है। किसकी व्यवस्था की जाती है? जल सेना की व्यवस्था की जाती है। तथा यहाँ पर हम देखेंगे उनके द्वारा अपना जो बेड़ा है, उनका जो जहाजी बेड़ा है, जहाजी बेड़ा है, उसे महाराष्ट्र के कोलाबा में स्थापित किया जाता है। कहाँ? महाराष्ट्र के कोलाबा में स्थापित किया जाता है। मराठा स्वराज्य में हम देखेंगे जो नौसेना है या जल सेना है, इसे क्या कहा जाता था? नौसेना को सरखेल कहा जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सरखेल के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार से थी जो मराठा स्वराज्य की नौसेना हो गई। यहाँ पर फिर से देख लेंगे, इनको रिपीट कर लेंगे हम। शिवाजी का स्वराज्य देख रहे थे हम, यहाँ पर देखेंगे जो शिवाजी का स्वराज्य है। शिवाजी के स्वराज्य में हम देखेंगे इनके स्वराज्य को कितने भागों में बांटा गया था। शिवाजी ने अपने स्वराज्य को प्रांतों में बांटा था। प्रांत भी 4 थे इसमें। पहले हम देखेंगे प्रांत कौन आता है? प्रांत आता है, और प्रांत का जो प्रधान है वो क्या कहलाता था? सूबेदार कहलाता था। प्रांत के अधीन आएंगे परगना। कौन? परगना व तालुका, जिसका प्रधान
मामलातदार कहलाता था। फिर आएंगे इसके अंडर मौजा व तरफ, मौजा व तरफ। अब देखेंगे जो पूरा स्वराज्य है, जो पूरा स्वराज्य है, स्वराज्य किसके अधीन होता था? तो इसकी बात करें, पूरा स्वराज्य शिवाजी के अधीन था, छत्रपति के अधीन रहता है पूरा स्वराज्य। एक केंद्रित शक्ति रहते हैं शिवाजी यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम उनके सैन्य प्रशासन की बात करें, इनके सैन्य प्रशासन में घुड़सवार सेना भी थी, पैदल सेना भी थी। और यहाँ पर घुड़सवार सेना की बात करेंगे हम। घुड़सवार सेना को पागा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? घुड़सवार सेना पागा कहलाती थी, पैदल सेना पाइका कहलाती थी। अब घुड़सवार सेना को भी दो भागों में बांटा गया, बरगिर और सिलेदार। जो बरगिर सैनिक होते थे, घोड़े व शस्त्र, जो अस्त्र शस्त्र हैं, घोड़े व हथियार हैं, इनको किसकी तरफ से दिए जाते थे? राज्य की ओर से। किसकी तरफ से? राज्य की ओर से। लेकिन जो बेचारा सिलेदार है, इसको घोड़े व अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था है समय करनी पड़ती थी। फिर है सर नौबत का पद। यह संपूर्ण घुड़सवार सेना का प्रधान होता था। क्या होता था? संपूर्ण घुड़सवार सेना जो है इसका प्रधान होता था। मराठा सैनिक व्यवस्था में इसके बाद देखें तो जो किले हैं, किलों का महत्वपूर्ण योगदान था, किलों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और किलेदार के जो महत्वपूर्ण पद हैं, इनमें 3 होते थे, तो हवलदार, एक सबनवीस और एक सर-ए-नौबत। हम देखेंगे जो सर-ए-नौबत व हवलदार का पद है, यह मराठा व्यक्ति को ही दिया जाता था। और सबनवीस या सबनीस का जो पद है, यह ब्राह्मण व्यक्ति के पास होता था। फिर हम देखेंगे इनकी नौसेना या जल सेना। मराठों ने जब कोंकण तट को विजित कर लिया तो राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब उनकी आ पड़ती है। जो जंजीरा व अबिसिनिया की सिद्धियों के आक्रमण होते हैं, उनसे इनकी सुरक्षा करनी पड़ती थी। और उसके लिए जो शिवाजी हैं, इनके द्वारा कोलाबा में अपना जहाजी बेड़ा स्थापित किया जाता है। कहाँ पर? कोलाबा के क्षेत्र में, महाराष्ट्र में कोलाबा है, वहाँ पर अपना जहाजी बेड़ा स्थापित किया जाता है। और इस जहाजी बेड़े में हम देखेंगे दरिया सारंग, दरिया सारंग, दरिया सारंग, और दूसरा है नायक। जहाजी बेड़े की जिम्मेदारी इन पर डाली जाती है। मराठा साम्राज्य में हम देखेंगे जो नौसेना है, नौसेना को क्या कहा जाता था? तो सरखेल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सरखेल। और कोलाबा किसे कहा गया है? कोलाबा कहा जाता था जो इनका जहाजी बेड़ा था, जिसके प्रधान दरिया सारंग व नायक होते थे। इसके बाद हम देखेंगे राजस्व प्रशासन। मराठा साम्राज्य में हम देखेंगे जो राजस्व प्रशासन है, राजस्व प्रशासन की देन जो है मराठा साम्राज्य में हम देखेंगे अहमदनगर का जो मलिक अंबर था। कौन? अहमदनगर राज्य जो था, इसका व्यक्ति था, एक सेनापति था, मलिक अंबर। मलिक अंबर, जिससे मराठों ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति को भी सीखा। और मराठा प्रशासन में अहमदनगर का जो मलिक अंबर है, इसकी रैयतवाड़ी के आधार पर ही, रैयतवाड़ी के आधार पर ही इनकी राजस्व प्रणाली है जो उसको अपनाया जाता है। और यहाँ पर हम देखेंगे जो टैक्स वसूला जाता था, टैक्स वसूला जाता था, कर वसूला जाता था, वो किस प्रकार से होता था? कर जो है भूमि की पैमाइश के आधार पर, पैमाइश के आधार पर वसूला जाता था। भूमि की जो पैमाइश होती थी, यहाँ पर हम देखेंगे पैमाइश का अनुमान काठी से लगाया जाता था। ऐसे हम देखेंगे माप की इकाई काठी थी। और 20 काठी का एक बीघा होता था। 20 काठी का एक बीघा होता था। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो कर वसूल किया जाता था, राजस्व भू कर कितना लिया जाता था? भू कर हम देखेंगे 1/3 लिया जाता था या 1/3 वसूल किया जाता था। लेकिन शिवाजी के द्वारा क्या किया जाता है? अनावश्यक जो कर हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाता है। और उसके बाद हम देखेंगे
2.5% जो टैक्स है, या हम कहेंगे 40% के रूप में हम देखेंगे कर वसूल किया जाता था। भू कर जो था 1/3 भाग भूमि का 1 या उत्पादन का 1/3 वसूल किया जाता था, लेकिन बाद में अनावश्यक करों को समाप्त कर दिया जाता है और 40% जो टैक्स है वो वसूला जाता है। और शिवाजी के द्वारा हम देखेंगे अन्नाजी दत्तो को संपूर्ण जो भूमि है मराठा साम्राज्य की, उसकी हम देखेंगे सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। सर्वेक्षण करने का आदेश दिया जाता है, करने का आदेश दिया जाता है शिवाजी के द्वारा। किसे? अन्नाजी दत्तो को सर्वेक्षण का जो कार्य किसे सौंपा गया? अन्नाजी दत्तो को। किसके द्वारा? शिवाजी के द्वारा। इसके बाद हम देखेंगे जो रुक्का है मराठा साम्राज्य में, जहाँ हम कहेंगे मराठा जो साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य में प्रचलित तांबे का सिक्का, तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तांबे का सिक्का रुक्का कहलाता था। क्या कहा जाता था इसे? रुक्का कहा जाता था। उसके बाद हम देखेंगे जो गांव है, गांव के पैतृक भू राजस्व अधिकारी होता था, भू राजस्व जो अधिकारी होता था, अधिकारी क्या कहलाता था? तो उसे पाटिल कहा जाता था, पाटिल कहा जाता था। और जो जिले के होते थे, जिले के मुख्य अधिकारी थे, किसके? जिले के मुख्य अधिकारी होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? देश पांडे, देश पांडे कहा जाता था। इसको फिर से देख लेंगे हम। जो राजस्व व्यवस्था है शिवाजी के समय, राजस्व प्रशासन, राजस्व प्रशासन हम देखेंगे अहमदनगर का जो मलिक अंबर था, मलिक अंबर था, उसकी रैयतवाड़ी के आधार पर ही इनका जो सिस्टम था उस पर आधारित था। फिर हम देखेंगे कर होता था जो भू राजस्व कर था, भूमि की पैमाइश की जाती थी और उसका जो आधार है वो काठी होता था। काठी यानी 20 काठी का 1 बिघा होता था। और भू कर कितना वसूल किया जाता था? 1/3 भाग उत्पादन का वसूल किया जाता था। और शिवाजी के द्वारा अनावश्यक करों को समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद 40% यानी 2.5% कर के रूप में वसूल किया गया। फिर शिवाजी ने अन्नाजी दत्तो को संपूर्ण भूमि का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। संपूर्ण भूमि का जो सर्वेक्षण है शिवाजी के द्वारा, उसका आदेश किसे दिया जाता है? अन्नाजी दत्तो को। फिर हम देखेंगे रुक्का शब्द मिलता है। रुक्का शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ है? मराठा साम्राज्य में देखें तो रुक्का मराठा साम्राज्य में प्रचलित एक तांबे का सिक्का था। क्या था? एक तांबे का सिक्का था। गांव के जो पैतृक भू राजस्व अधिकारी होते थे पाटिल कहलाते थे, और जो जिले के अधिकारी होते थे उन्हें या तो देश पांडे कहा जाता था या क्या कहा जाता था? देशमुख कहा जाता था, देशमुख कहा जाता था। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? चौथ व स्वदेशमुखी क्या थी? यह कर थी। चौथ किससे वसूला जाता था? यहाँ पर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जो 1/4 भाग होता था टैक्स का। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो चौथ है, चौथ क्या होता था? जैसे कोई विदेशी शक्ति है, कुछ विद्वानों का मानना है, या बाहरी शक्तियाँ हैं, ऐसे हम देखेंगे यह कोई 3 राज्य हैं। कौन कौन से? कोई 3 राज्य हैं। मान लीजिए यह कोई राजपूत राज्य है, इसके बाद यहाँ पर कोई अंग्रेज शक्ति है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? कोई मराठा है, मराठा साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य है। यह है राजपूत और अंग्रेज। अब जब मान लो इस राजपूत राज्य को इनके आक्रमण से भय होता है, किसके? इनके आक्रमण से भय होता, तो ये किनके पास आते? मराठों के पास। हम तुम्हें क्या देंगे? चौथ देंगे। क्या देंगे? चौथ देंगे। बदले में तुम हमारी इनके आक्रमण से क्या करोगे? इस आक्रमण से सुरक्षा करोगे। यानी किसी बाहरी शक्ति से
किसी राज्य की, किसी एक राज्य की किसी दूसरे राज्य की सुरक्षा की एवज में लिया जाने वाला जो टैक्स है वो चौथ कहलाता था। यहाँ पर हम देखेंगे किसी राज्य की अन्य राज्य से सुरक्षा की एवज में वसूल किया जाने वाला टैक्स जो 1/4 होता था वो क्या कहलाता था? चौथ कहलाता था। कुछ विद्वानों का मानना है कि मराठों द्वारा क्या होता था, जो मराठा थे, मराठा के द्वारा क्या होता था, जो राज्य विजित कर लिए जाते थे उनसे चौथ वसूल किया जाता था। इस प्रकार से था। फिर हम देखेंगे सरदेशमुखी क्या थी। यह भी एक टैक्स था जो अतिरिक्त कर था। क्या था? अतिरिक्त कर था और यह 10% वसूल किया जाता था। जैसे मराठा साम्राज्य का जो नेता होता था उसका यह वंशानुगत नेता होने के कारण राज्य से 10% टैक्स के रूप में वसूलता था। यह थी सरदेशमुखी और वो थी क्या? चौथ। इसे फिर से देख लेंगे हम, चौथ व सरदेशमुखी को। चौथ क्या थी? किसी राज्य की अन्य राज्य से सुरक्षा, यानी इस राज्य की से सुरक्षा की एवज में ये जो मराठा राज्य है चौथ वसूल करता था। इस राज्य से सुरक्षा की एवज में जो मराठा साम्राज्य टैक्स वसूल करता था वो क्या कहलाता था? चौथ कहलाता था, जो 1/4 भाग लिया जाता था उस राज्य से, या राज्य कुछ विद्वान मानते हैं विजित कर लिया जाता उससे वसूल किया था, लेकिन ऊपर वाला तर्क संगत है। फिर सरदेशमुखी क्या थी? अतिरिक्त कर था, 10% वसूल किया जाता था। जो मराठा साम्राज्य का नेता होता था वो वंशानुगत नेता होने के कारण उस राज्य से क्या करता था? 10% के रूप में टैक्स वसूल करता था। इसी के साथ ही हमारा दूसरा पार्ट भी मराठा साम्राज्य का है जो समाप्त होता है। हमने पहले शिवाजी को पढ़ा, अब उसका जो प्रशासन पढ़ा, तो यहाँ पर शिवाजी का जो मराठा साम्राज्य है यहीं पर समाप्त होता है। बटनेर IAS यूट्यूब चैनल देखने वाले जितने भी मित्र हैं, सहयोगी हैं या विद्यार्थी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।